रिमेंबर दैट कि इट्स द सेकेंड क्लास अबाउट जॉन गाल्सवर्दी। कल हमने उनकी बायोग्राफिकल स्टडी, उनके एज के बारे में, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में मैंने पोस्ट किया था, और उसका यूट्यूब पे मैंने भी पोस्ट किया। उसका लिंक शायद अभी मैंने टीचमिन टाइप की स्टडी मटेरियल पे नहीं डाला, लेकिन उसके पहले के सारे वीडियोस टीचमिन टाइप की स्टडी मटेरियल पे मैंने डाल दिए हैं। जिन लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, दे कैन वॉच, दे कैन गो विद दैट वीडियो। एंड सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वेन एवर यू सी एनी वीडियो, स्पेशली स्टडी मटेरियल जो यूट्यूब पर है, तो कोशिश करके कि कुछ आप कमेंट या कुछ आप लाइक डिसलाइक, या कमेंट में जो आपको बेहतर लगे, अगर अच्छा है तो अच्छा कमेंट दे दीजिएगा, या अगर आपको लगता है कि नहीं आपको लाइक है तो उसी हिसाब से आप कुछ भी कमेंट लिख दीजिए। बट रिमेंबर दैट कि इससे थोड़ा सा ये होगा कि वो चैनल भी पॉपुलराइज हो जाएगा, कई लोगों तक वो पहुंचेगा, लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। और लगातार मैं इस क्लास के बारे में कहता रहा कि ये जो क्लास है आपकी क्लास है, उन लोगों की क्लास है जिन लोग अभी तक जहाँ लॉकडाउन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जिनके सामने मॉनेटरी एक प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वो क्लास नहीं कर पा रहे थे, तो हमारी सोसाइटी ने, जो जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी है, उसने इसको लॉन्च किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, और काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में बताइए भी। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि वेन एवर यू वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब, प्लीज़ लाइक डिसलाइक और लीव कमेंट वट एवर यू फाइंड। मेरी तरफ से ऐसा नहीं कि बीइंग अ क्रिटिक, चूँकि आप क्रिटिक वहाँ पर हैं, आप वहाँ पे एग्जामिनर हैं, आप वहाँ पे असेस कर रहे हैं मेरे वीडियो को, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वट एवर यू वांट टू ड्रॉप, वट टाइप ऑफ मैसेज यू वांट टू ड्रॉप। बट थोड़ा सा आप उस पर मैसेज जरूर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दीजिए करिए। तो आज एक एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है कि कल की क्लास में व्हेन आई डिस्कस्ड विद यू, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट समथिंग कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन। द मैन वॉज बॉर्न इन विक्टोरियन एज बट डाइड इन मॉडर्न एज। कल भी मैंने जिक्र किया था कि जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन विक्टोरियन एज 1867 में, बट डाइड इन 1933, लेकिन उनकी मौत 1933 ईस्वी में होती है। तो जो as a dramatist and as a novelist, when you talk about this man, you find the basic characteristics of modern age, especially the first decade and the second decade of the 20th century। 20वीं शताब्दी का जो पहला डिकेड है और 20वीं शताब्दी का जो दूसरा डिकेड है, उस समय की चीज़ों को आप इनके वर्क में पाते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एज अ राइटर you find this man कि he belongs in he belongs to modern age, but he was born in Victorian age। सो विक्टोरियन एज में अगर 1867 में वो पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं था कि तुरंत उन्होंने राइटिंग करना शुरू किया। ही गॉट एजुकेशन, ही गॉट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ ऑफ विक्टोरियन एरा, स्पेशली द लास्ट डिकेड। और वह जो लास्ट डिकेड था बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपको याद होगा हेनरिक इब्सन का अ डॉल्स हाउस आता है, और साथ ही साथ जीबी शाह का आर्म्स एंड दी मैन 1894 में लिखा जाता है, 1898 में पब्लिश होता है। तो सो यू फाइंड दीज वर्क्स की आर्म्स एंड दी मैन, हेनरी गिब्सन का डाल्स हाउस, ड्रामा के फील्ड में। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं, जॉन गाल्सवर्दी इज द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मेरे शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा कि जॉन गाल्सवर्दी हाशिए पर गए जो लोग हैं उनकी आवाज़ है। जॉन गाल्सवर्दी इज द वॉइस ऑफ सच पीपल who talk about Karl Marx, who believe in Marxism, who support the ideology of Karl Marx and फ्रेडरिक इंजल। जॉन गाल्सवर्दी उन लोगों की आवाज़ है जो कार्ल मार्क्स के और फ्रेडरिक इंजल की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, जिसको मार्क्सिज्म कहा जाता है। जॉन गाल्सवर्दी इज द वॉइस ऑफ सच पीपल who were working in factory, they were not the owner of the factory but they were the workers of the factory। जॉन गाल्सवर्दी उन लोगों की आवाज़ है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनको आप लेबर क्लास कहते हैं, उनकी आवाज़ है।
जॉन गाल्सवर्दी ने अगर आंसू किसी के पोंछे हैं तो ही डिडेंट वाइप द टीयर्स ऑफ किंग्स, क्वींस, लैंडलॉर्ड्स, मिनिस्टर्स, सुपरनैचुरल कैरेक्टर, एंजल, सेटन, नो, बल्कि ही वाइप्ड द टीयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, but among human beings, especially the people of lower class who had been working in the factories, but they didn't get huge amount, they have the economic crisis. तो मैं फिर से बताऊंगा कि जॉन गाल्सवर्दी ने जिन लोगों के आंसू पोंछे हैं वे क्या हैं? वे जो है डेली लेबरर्स, डेली वेजर्स, लेबर क्लास के लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे, जिन्होंने अपने पसीने से, अपने खून से उस फैक्ट्री को सींचा, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिला। जॉन गाल्सवर्दी उन लोगों की आवाज़ हैं जो कि ऑप्रेस्ड किए गए, सप्रेस्ड किए गए, किसके द्वारा? एरिस्टोक्रेटिक क्लास के द्वारा। यह कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी, जो उनकी सोच थी, उनके द्वारा जो ऑप्रेस किए गए। ओनर ऑफ द फैक्ट्री के जो लोग हैं, जिन्होंने मजदूरों का शोषण किया, उनको उनके राइट्स नहीं दिए, तो जॉन गाल्सवर्दी उन मजदूरों की आवाज़ बनते हैं और उनके हक में अपनी कलम को उठाते हैं। ही टेक्स हिज पेन टू गिव वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन हिज पेन you can't find even a single word that talks about, you can say, night and any fairy or love affair which you find in La Belle Dame sans Merci. जॉन गाल्सवर्दी के किसी भी रचना में ना तो कोई नाइट नज़र आएगा, ना ही कोई फेरी नज़र आएगी, विच यू फाइंड इन द पोएम ला बेली डेम सांस मर्सी। Because John Galsworthy does not believe in romanticism. Even he loved एडा। एडा के बारे में उन्होंने कहा, जो मैं हूँ वो केवल एडा की वजह से हूँ। वहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने रोमांस को जगह तो दिया, लेकिन वह रोमांस ऐसा नहीं था। ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी एडा से लव किया, लास्ट समय तक वेट करते रहे। उनके फादर उनको, वो अगर देखा जाए तो दो कंडीशन में थे। फादर नहीं चाहते थे कि एडा से उनकी मैरिज हो, और जब फादर की मौत हो गई तब भी उन्होंने एडा का दामन पकड़े रखा, एडा को छोड़ा नहीं, उसका हाथ। तो ये एक ऐसा आदमी जो हकीकत की ज़िंदगी से रूबरू कराता है। इन हिज वर्क यू डोंट फाइंड द ओपन स्काई, यू डोंट फाइंड द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, गर्गलिंग साउंड ऑफ द रिवर, rising of the sun, climbing of the moon. You don't find कि that there is any fairy and that fairy has the magical stick, या जैसे शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट में एरियल का जिक्र किया है कि सब कुछ सही हो जाता है। ना ही यहाँ पे आपको उनके ड्रामा में कोई इयागो मिलेगा, ना ही सिकोरैक्स विच मिलेगी, ना ही आपको ऐसा कुछ अफेयर मिलेगा जहाँ हीरोइन डिस्गाइज फॉर्म में हो। रिमेंबर दैट कि आप जो भी पाते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी आप पाते हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी को अगर हमें समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें उनके एज को, जिस एज में वो पैदा हुए हैं और जिस एज में उनकी रचना आई है, उन दोनों एज को बहुत बारीकी से जानना पड़ेगा। जॉन गाल्सवर्दी जिस एज में पैदा हुए थे वह विक्टोरियन एज था, और विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी आई शेयर्ड विद यू, ऑलरेडी आई टोल्ड विद यू इन माय प्रीवियस क्लास। yesterday I had gone, but today again I would like to repeat, because if I repeat those things, that thing will come in your mind and you will be able to understand कि why do you find such a thing, why do you find such a subject matter, आप ऐसा क्यों पाते हैं और ऐसा सब्जेक्ट मैटर क्यों रहा है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है जॉन गाल्सवर्दी का, कि जॉन गाल्सवर्दी की क्रिएशन में मार्क्सिज्म एकदम अपने सबाब पर है, अपने उरूज पर है। जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, जो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, जो दिखाते हैं कि मजदूरों का शोषण इन द हैंड ऑफ द फैक्ट्री ओनर, वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, they all had been exploited in the hand of the factory owners। कैसे उनका शोषण किया गया,
ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या यह शोषण की प्रक्रिया 20वीं सेंचुरी में शुरू होती है? नहीं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल विक्टोरियन एज में आते हैं, और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल का जो क्रिएशन है, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में आया हुआ था। तो मैं फिर से बता दूं कि आप सारे लोगों को यह डेट ध्यान में रखना है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, ये जो दोनों थिंकर थे, दे रोट अ पैम्फलेट, और उस पैम्फलेट का क्या नाम था? उस पैम्फलेट का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द नेम ऑफ दैट पैम्फलेट वाज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंड दिस पैम्फलेट केम इन 1848। यह जो पैम्फलेट था 1848 ईस्वी में आता है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये पैम्फलेट 1848 ईस्वी में आता है तो इट मीन्स दैट वाज द टाइम ऑफ व्हाट? दैट वाज द टाइम ऑफ द विक्टोरियन एरा। वह विक्टोरियन एज का समय था, क्योंकि जो विक्टोरियन एज है इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901। विक्टोरियन एज 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक का पीरियड कवर करता है। जब आप 1837 से 1901 ईस्वी तक की बात करते हैं तो क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर हैं, सब कुछ लगता है बेहतर है, सब कुछ लगता है कि कितना शाइनिंग है, पूरी दुनिया में इंग्लैंड रूल कर रहा है, इंग्लैंड का झंडा हर जगह लहरा रहा है। अगर इंग्लैंड में इफ़ एवरीथिंग वाज इन राइट डायरेक्शन, तो उसी समय के जो पोएट है मैथ्यू आर्नल्ड, उन्होंने डोवर बीच में क्यों लिखा कि आर लव लेट अस बी ट्रू टुवर्ड एन अदर, द वर्ल्ड which seems to lie before us like a land of dream hath really neither joy nor love nor certitude nor help in pain। उन्होंने क्यों लिखा कि यहाँ कष्ट में कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो दुनिया नजर आ रही है बाहर से केवल खूबसूरत है और अंदर से कोई खूबसूरती यहाँ पर नहीं है। जो उन्होंने कहा उसी समय वो ये भी कहते हैं कि विक्टोरियन एज वॉज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। मैथ्यू आर्नल्ड ने फिलिस्तीन वर्ड यूज किया हुआ था कि कैसे कल्चर जो है मिडिल क्लास के लोगों को भी बर्बाद कर रही है, कैसे एक ऐसा ग्रुप आया हुआ है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कल्चर में। सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर हमें गाल्सवर्दी को अनडाउटली हमें समझना है, हम पढ़ रहे हैं, तो गाल्सवर्दी का मतलब केवल इतना नहीं है कि यू टेक गाल्सवर्दी एंड यू कम टू नो ही वाज बोर्न इन 1867, डाइड इन 1933। 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला, उसके बाद जो है 1918 में नाइटहुड का उनको ऑफ़र किया गया, आर्डर ऑफ मेरिट उनको क्या कहते हैं कि उसमें 1929 में मिला, ओपीएन के मेंबर बने। ये तो कल सब हमने डिस्कस किया था। मेन चीज़ ये है कि एज अ राइटर व्हाट डू यू नो। क्यों मैं बार बार अपनी क्लास में आपसे ये जिक्र करता हूँ कि किसी भी राइटर का प्रॉपर स्टडी तभी होगा when you know about his age, when you know about the contemporary writers। तो जो आइडियोलॉजी है वह आइडियोलॉजी उनकी एज से आती है जिसमें वह जन्म लेते हैं, वह आइडियोलॉजी उस समाज से आती है जिस समाज में उनका लालन पालन होता है, जिस समाज में उनकी परवरिश होती है। जिस आइडियोलॉजी को जॉन गाल्सवर्दी हमारे सामने सजा करके परोसते हैं या अपनी कलम से उसको आवाज़ देते हैं, वह आइडियोलॉजी तब परवास चढ़ती है जबकि हमें ये देखने को मिलता है कि हम उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करते हैं, जबकि वो जिस एज में पैदा हुए उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही है, उस एज की सिचुएशन क्या थी, क्या जो उन्होंने बताया यही सेम थिंग्स वी फाइंड इन दैट एरा आर नॉट, देन यू कम टू नो। सो टेकिंग एनी पॉइंट, it's highly significant, it's important that we have to go with the age in which John Galsworthy was born and in which his literary works published. He was born in Victorian era, but most of his works came in modern age में आता है। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वो ड्रामेटिस्ट हैं, वो नॉवलिस्ट हैं, तो किसी के बारे में बात करते होंगे। क्या वर्ड्सवर्थ की तरह से उन्होंने नेचर के बारे में बात किया है? क्या उनकी लिटरेचर में पैंथिज्म है, मिस्टिसिज्म है? क्या कीट्स की तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी दिया हुआ है? क्या
पीबी शेली की तरह से उनमें सुपर नेचुरल रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है? क्या कॉलेज की तरह से उनकी पोयम में सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है? क्या मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन की बात की वैसा कोई कॉन्सेप्ट आता है? यू फाइंड नो, नॉट एट ऑल। बल्कि वे किसके करीबी हैं? ही इज मच सिमिलर टू whom? टू जीबी शाह। जीबी शाह के रास्ते पर चले हुए। देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन जॉन गाल्सवर्दी और हेनरिक इब्सन। तो सवाल ये उठता है कि जीबी शाह और हेनरिक इब्सन को, ये जो दोनों ड्रामेटिस्ट हैं, इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रॉब्लम प्ले। एंड व्हाट हैपेंस इन प्रॉब्लम प्ले? व्हाट डू यू फाइंड इन प्रॉब्लम प्ले? You come to know that in problem play there is no room for romanticism. प्रॉब्लम प्ले में रोमांटिसिज्म को कोई जगह नहीं, वहाँ ख्याली पुलाव नहीं बनाया जाता है। प्रॉब्लम प्ले में जो किले बनाए जाते हैं वो हवाओं में नहीं बनाए जाते हैं। जितनी बात की जाएगी धरती पर रहकर धरती वासियों के बारे में और धरती पर रहने वाले इंसानों के बारे में की जाएगी। If you take only one play, that is what? If you take only one play, that is Arms and the Man. In Arms and the Man, you find what? There is a clash between two ideologies. Romantic ideology and the ideology based on the ground of reality. वार को दो नज़रिए से देखा गया। वार को देखने का एक नज़रिया सर्जियस का है और वार को देखने का एक नज़रिया ब्लंशली का है। तो आप किसके साथ खड़े हैं या जीबी शाह किसके साथ खड़े हैं? तो आप देखेंगे कि जीबी शाह ब्लंशली के साथ खड़े नजर आते हैं। इवन राइना जो शुरू में बहुत रोमांटिक है, जो कहती है वॉर वार हीरोइक डीड्स में जो विश्वास करती है, वही राइना सर्जियस का दामन छोड़ देती है, उसका हाथ छोड़ देती है और उसकी जगह ब्लंशली को स्वीकार कर लेती है। तो जिस एज में जीबी शाह आते हैं, जिस एज में हेनरिक इब्सन आते हैं, जिस एज में जॉन गाल्सवर्दी आते हैं, जिस एज में डब्ल्यू पिनरो आते हैं, जिस एज में ग्रैनविल बार्कर आते हैं, जिस एज में जे.एम. सिंज आते हैं, वह एज एक ऐसा एज है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लाइफ्स। वह हमारी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है, जो जिंदगी हम और आप जी रहे थे। उस एज में ऐसी जिंदगी का तस्वुर किया गया है, ऐसी जिंदगी की कल्पना की गई है जिसमें रूमानियत नहीं है, जिसमें ऐसा नहीं कि केवल ब्यूटी है, लव है, इमोशन है और सब कुछ बगैर कुछ किए ही सब कुछ चल रहा है। उस जिंदगी में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र जो एज यू लाइक इट में पाते हैं वैसा नहीं है। उस जिंदगी में वह नहीं है कि रोजालिंड अगर ऑर्लैंडो से लव करती या किसी से लव करती तो सब कुछ चलेगा, नहीं। जिस जिंदगी का तस्वुर जीबी शाह करते हैं, हेनरिक इब्सन करते हैं और साथ ही साथ जॉन गाल्सवर्दी करते हैं, वो कहते हैं इंसान होने के नाते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका पेट भरेगा। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप खड़े नहीं होंगे, अपनी हक में आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने हक के लिए अगर आप बोलेंगे नहीं, तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनसे पहले चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज विक्टोरियन एज में आ चुका था, जहाँ पे एक साइंटिफिक थॉट की बात हो रही, जहाँ पे मानव की ओरिजिन की बात दूसरी दिशा में चल रही थी, जहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा था कि मानव एडम और ईव है जो बाइबल में जिक्र किया गया, जो पैराडाइज लॉस्ट में जिक्र किया गया कि मानव स्वर्ग में रहता था और वह फॉरबिडन फ्रूट को खाया, गॉड नाराज हो गए और उन्होंने उठा करके उसको धरती पर फेंक दिया। यू डोंट फाइंड सच अ थिंग, यू डोंट फाइंड। अब एडम और ईव का जमाना नहीं था, अब एडम और ईव की बात नहीं की जा रही है, अब परियों के देश की कहानियां नहीं सुनाई जा रही, बल्कि अब जो बात की जा रही है उस इंसान की बात की जा रही है जो कि हमारे अगल बगल है, जो हमारी जिंदगी में है, जो प्लम्बर हो सकता है, जो आपको कह सकते हैं कि ईंट, गारा, मिट्टी, आयरन, ब्रिक
का यूज़ करके मकान बनाने वाला हो सकता है, जो फैक्ट्री चला रहा है, उस फैक्ट्री में जो कपड़ा बन रहा है, जो हमारे बदन पर है, जो हमारे पेट में खाना जा रहा है, उस पर जो इंसान लगा हुआ है, उसकी बात हो रही है। और एक कहा गया कि जीने के लिए वाटर ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है, रूफ ज़रूरी है, और जीने के लिए इन सब चीज़ों की प्राप्ति आसान नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देर इज अनदर आइडियोलॉजी, दैट आइडियोलॉजी इज द कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म। क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, ना वहाँ आप जॉन मिल्टन रह गए, ना वहाँ पर आप जो है विलियम वर्ड्सवर्थ रह गए। एक नई आइडियोलॉजी लिटरेचर में जगह ले ली है, दैट इज द कैपिटलिज्म। एंड इन दिस आइडियोलॉजी देर इज ओनली एंड ओनली द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस, हाउ मच डू यू अर्न। याद होगा अभी हाल ही में मैंने वर्ड्सवर्थ पढ़ाया था, तो वर्ड्सवर्थ के एक सोनेट को मैंने जिक्र किया था जिसका नाम था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ड्सवर्थ ने उस सोनेट में केवल क्रिटिसाइज किया है कि द पीपल ओनली एंड ओनली लेट एंड सून, they are doing only one job, that is what, that is earning and spending money. They don't have time to behold the beauty of nature. लोग केवल एक ही काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। They don't behold the beauty of nature. वर्ड्सवर्थ ने उसी समय आगाह किया था, और जो जमाना चल रहा है उसी जमाने में उसी डायरेक्शन में चलता था। एंड फाइनली यू कम टू नो, फाइनली यू गेट दिस पॉइंट, एंड व्हाट यू कम टू नो, यू कम टू नो अनडाउटली कि जिस जमाने में द पार्टिकुलर ऑफ जमाना, द पार्टिकुलर एज ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, द एज ऑफ यू कैन से कि जीबी शाह का जो ज़माना है, वहाँ पैसे का कितना इम्पोर्टेंस हो गया। और उस पैसे में एक गैप देखने को मिलता है, जिस गैप का जिक्र 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है किसने किया हुआ था, कार्ल मार्क्स ने, और साथ ही साथ फ्रेडरिक एंजल ने। जब कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजल ने इस चीज़ का जिक्र किया था, तब ये चीज़ उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही होगी। लेकिन मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने सोचा भी नहीं होगा कि 1917 ईस्वी में जब रूसी क्रांति होगी, तो उस रूसी क्रांति के बाद कम्युनिज्म यानी मार्क्सिज्म फैल जाएगा, लेनिन का ज़माना आएगा, और फिर स्टालिन उसको गड़बड़ कर देंगे। हो सकता है कि आपको मैं और ऊपर ले जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी आइडियोलॉजी यहाँ पर है। अगर आपने जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म पढ़ा होगा, तो उस एनिमल फार्म में आप देखते हैं कि मार्क्सिज्म को कैसे लाया गया, और फिर उसी मार्क्सिज्म के नाम पर कैसे कैपिटलिज्म का लबादा उड़ा गया। ये ज़माना बाद का है, लेकिन उससे 40 साल पहले जिस ज़माने का आप डिस्कस कर रहे हैं, उस ज़माने में मार्क्सिज्म का बोलबाला था। पूरे वर्ल्ड में मार्क्सिज्म एक बार बढ़ा। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सोच थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे आवाज़, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के, CPI, CPIM, तमाम चीज़ें, एंड उसी आइडियोलॉजी का कन्हैया कुमार आज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आवाज़ तो थी, वो ठीक है, यहाँ से गायब हो गई, कहीं पे रह गई, कहीं पे चली गई, कोई वो नहीं है। बुद्धिज़्म भारत से ही निकला, लेकिन बुद्धिज़्म भारत से ही गायब हो गया। वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक सोच है, उस सोच पे एक समय तक काम होता है। उस सोच पे काम, यू फाइंड दैट आइडियोलॉजी, और आप पाते हैं उस पर काम होता है। जब उस पर काम होता है, तो काम करने वाले लोगों में एक बड़ा नाम कौन है? काम करने वाले लोगों में एक बड़ा नाम, यू फाइंड कि काम करने वाले लोगों में एक बड़ा नाम जो है रहा है। वह किसका नाम था? जॉन गाल्सवर्दी का। So when you talk about this man, it means that you have to go especially Victorian era. That era was the era of what? That era was the era of the conflict between capitalism and materialism. Capitalism and socialism. Conflict between capitalism and socialism. जो विक्टोरियन एज था, एक ऐसा ज़माना था जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, और यह संघर्ष किसके बीच में था? पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में। और समाजवाद क्या कर रहा है? समाजवाद चैलेंज कर रहा है दोज हु बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स, दोज हु बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रेडरिक एंजल, दोज हु सपोर्टेड सच अ टाइप ऑफ स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। बाद में बड़ा नाम आता है टेरी ईगल्टन का, रेमंड विलियम्स का, फ्रेडरिक जेम्सन का, बहुत सारे नाम आते हैं। लेकिन जो लिटरेचर में नाम है, उस लिटरेचर में नाम जीबी शाह का,
उस लिटरेचर में नाम जॉन गाल्सवर्दी का, उस लिटरेचर में नाम हेनरी गिब्सन का, उस लिटरेचर में नाम ग्रैनविल बार्कर का, उस लिटरेचर में नाम डब्ल्यू पिनरो का। इनका नाम हमेशा बहुत अदब के साथ लिया जाएगा। एंड वेन एवर the pages of the literature related to the last decade of the 19th century and early 20th century, whenever the pages of literature will be turned, the people like you, the people like me, they will find that there were some voices, there were some authors who talked about this school of, जिन्होंने इस स्कूल ऑफ ग्रुप को लेके बात किया, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को लेकर के बात की, जिन्होंने इसके सपोर्ट में बात की, जिन्होंने खुल करके रखा, जिन्होंने कलम चलाई। And the same thing you find during pandemic, when labor class of India was on the highway, undoubtedly so many people came, they helped. They could not wipe the tears of those people, but they helped. They wrote in their favor. उनके आवाज़, उनके फेवर में उन्होंने आवाज़ उठाई, लिखे, उन्होंने काम को किया। ऐसे ही वह भी ज़माना रहा होगा जबकि मजदूरों का शोषण होता रहा होगा, जबकि उनसे काम लिया गया होगा, उनको बाकायदा पैसे नहीं दिया गया होगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि 1832 ईस्वी में पहला रिफॉर्म बिल आता है। वह रिफॉर्म बिल भी क्या था? मजदूरों की कंडीशन को सुधारने के लिए ही किया गया था, टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। काम के घंटे निर्धारित किए गए कि एक मजदूर को कितना काम करना है। पहले कोई कुछ निर्धारित नहीं था, 18 घंटे काम कराया जा रहा है, 14 घंटे कराया जा रहा है। और क्या चीज़ है, आज तो मैक्सिमम कितना घंटे काम है? 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते। आज तो रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, तमाम सब चीज़ें जो है, अगर आज आप किसी मजदूर को काम करते हैं, उसको पैसा नहीं देते, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। तो ऐसा नहीं था कि ये जो आज का हमारे सामने ये हमेशा ऐसा रहा होगा। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। पहले याद है कि जब फ्यूडल सिस्टम, जब सामंतवादी व्यवस्था थी, तो सामंतवादी व्यवस्था में जो हरवाहे रखे जाते थे, हरवाहे जो है रखे जाते थे, लोग उनसे काम कराते थे। उसके बाद उनकी पूरी जनरेशन वो भी हरवाहा चरवाहा है, उसके बच्चे भी हरवाहे और चरवाहे हो रहे हैं। कोई लाइफ में सुधार नहीं। अब आप पाइए कहीं किसी की, आप तो सारी कोई जुताई ट्रैक्टर से हो रही है, तमाम और चीज़ें हो रही है। नो, नो हरवाहा, नो चरवाहा, यू कांट फाइंड दैट। अगर आपने रखा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। तो जो इतना सारा बात हो रहा है, इसलिए बात हो रहा है कि जो विक्टोरियन एज है, उस विक्टोरियन एज में एक तो चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि आपका 1859 में पब्लिश होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विक्टोरियन एज का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 ईस्वी में आता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको लाने वाले कौन रहे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगेल। विक्टोरियन एज का यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने उसको क्या था, कहा था कि इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। विक्टोरियन एज का यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोयम टावर बीच में कहते हैं कि जो विक्टोरियन एज है, यह बाहर से देखने में खूबसूरत है, लेकिन अंदर से इसमें खोखला, कोई रियलिटी नहीं है। विक्टोरियन एज को इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि विक्टोरियन एज कॉन्फ्लिक्ट का एज था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। और आगे चल के इट वाज द एज ऑफ व्हाट? इट वाज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज था, मेकेनाइजेशन का एज था, अर्बेनाइजेशन का एज था। और इतना ज़्यादा राष्ट्रों में खुद की आपाधापी थी कि फ्रांस चाहता था कि मैं पूरे एशिया पर कब्जा कर लूँ। यूरोपियन जो नेशन थे, यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन, इंग्लैंड चाहता था मेरी कॉलोनी बन जाए, डच चाहते थे मेरी कॉलोनी बन जाए, और उसके अलावा पुर्तगीज चाहते थे मेरी कॉलोनी बन जाए। एशिया, अफ्रीका, हर जगह कंट्रीज जो थे उनको मैं गुलाम बना दूँ। उनमें आपस में भी था। उसके पीछे भी मकसद क्या था? उसके पीछे भी मकसद था मोनोपॉली, मेरा राज चले। और वही मोनोपॉली मकसद बना। अब हम आपको कहाँ ले चलते हैं? 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में आप पाते हैं जब 1901 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया मरती हैं, तो उनके मरने के बाद से ही क्या शुरू हो जाता है? विक्टोरियन एज शुरू हो जाता है। जब 1901 ईस्वी में उनके मरने के बाद विक्टोरियन एज शुरू होता है, तो विक्टोरियन एज कब तक, विक्टोरियन एज खत्म होता है, विक्टोरियन एज खत्म होता है, मॉडर्न एज शुरू होता है। जब मॉडर्न एज शुरू होता है तो मॉडर्न एज कब तक चलता है? 1945 ईस्वी तक चलता है। तो क्या जब मॉडर्न एज 1945 ईस्वी तक चलता है तो उस एज में वही सारी बातें रही जो विक्टोरियन एज में रहा था? यस, कुछ चीज़ें बढ़ करके हुई।
जो संघर्ष विक्टोरियन एज में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म में था, वो अपने उरूज पर पहुंचता है। कब पहुंचता है? मॉडर्न एज में। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कोई भी आदमी याद करेगा तो मॉडर्न एज को इसलिए याद किया जाएगा कि मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी, W.H. ऑर्डन ने कहा था। यह बेचैनी का एज था, क्योंकि जब लड़ाई होगा, जब लोगों में सुकून नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो लड़ाई से किसी भी समाज को भला होने वाला नहीं है। उस समाज में जो क्रिएटिविटी होगी, वह क्रिएटिविटी भी कैसी होगी, उस संघर्ष को ही दिखाएगा। लोगों के पास पैसा तो आ गया, लोगों के पास दिखाने के लिए शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, लोगों ने तमाम आधुनिकता की चीज़ें अपने यहाँ इकट्ठा कर ली, लेकिन लोगों के पास से क्या नहीं था? सुकून नहीं था। लोग दोबारा वर्ड्सवर्थ को याद करने लगे, लोग दोबारा वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर बात करने लगे कि जिस सुकून की, जिस चैन की, जिस नेचर की, जिन चीज़ों की बात जो है वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में किया, अपने लिटरेचर में किया, वी डोंट फाइंड हियर। वो चीज़ें यहाँ नहीं है। द पीपल अक्यूमुलेटेड मनी, लोगों ने धन इकट्ठा कर लिया और उन्होंने सोचा था जितना मेरे पास धन होगा उतना ज़्यादा मैं। पैंडेमिक में भी अभी आप देखिएगा कितना ज़्यादा रेमडेसिविर को बेचा गया गलत ढंग से, ऑक्सीजन के नाम पर लूट हुई। तो धन का इकट्ठा ये बहुत ज़्यादा जो है एक कॉन्सेप्ट सोसाइटी में रहा, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। अगर अपने बाप दादा की विरासत को देखा जाए, वहाँ उठा करके उन लोगों में इतना चीज़ें नहीं थी धन इकट्ठा किया जाए। वहाँ जॉइंट फैमिली होती थी, सबको साथ में लेके चलने के लिए होता था। एक आदमी अगर कमाता था तो अपनी कमाई का हिस्सा और जगहों पे लगाता था, ये नेचर होता था। लेकिन इन मॉडर्न एज व्हाट डू यू फाइंड? इन मॉडर्न एज यू फाइंड कि द पीपल अर्न मनी, द पीपल स्पेंड मनी, द पीपल अक्यूमुलेट मनी। इसके लिए टू गेट, आप कह सकते हैं कि जॉय, प्लेजर, लेकिन वह क्या है? मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसके लिए। तो जो मॉडर्न एज था, इसने इसी सोच ने हमें बर्बादी की कगार पर लाया, क्योंकि यह सोच केवल आदमियों में नहीं थी बस, बल्कि राष्ट्र के मुखिया में भी थी। यू फाइंड द इमेज ऑफ हिटलर, यू फाइंड द इमेज ऑफ मुसोलिनी, यू फाइंड वर्ल्ड वार फर्स्ट, यू फाइंड वर्ल्ड वार सेकेंड, you find trauma, you find pain, you find agony, you find mental disorder, you find unrest, you find anxiety, you find so many ism, Dadaism, nihilism, surrealism, futurism, so many ism, symbolism, imagism, all these things you find. You find world war poetry between two world war, you find world war poets को आपको देखते हैं। और you find किसको? you find कि कैसे जो है बिल्कुल शुरू में जो राइना है वो कितना ज़्यादा उसका जो लालन पालन हुआ है एक अजीब व गरीब ढंग से हुआ। वो कहती है कि मेरे घर में जो है लाइब्रेरी भी है, मेरे घर में नौकर को जब बुलाया जाता है नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता, मेरे पास एक बेल है, वी रैंग दैट बेल, उसके बाद नौकर सुनता है, आता, हमारे घर में 2 सीढ़ियाँ हैं, हमारे घर में ये लगा हुआ है। तो ये सब जो बातें होती हैं, मेरे घर में लाइब्रेरी है, मेरे घर में नौकर है, मेरे घर में सीढ़ियाँ लगी, मेरे घर में नौकरों को ऐसे नहीं बुलाया जाता, क्या यह इंसानियत होने का प्रतीक है? ये तो आज सबके घर में मोस्ट में, सबके घर का मतलब जो भी एरिस्टोक्रेटिक होगा, हो सकता है कि जो भी एरिस्टोक्रेटिक उनके यहाँ 4 नौकर हो, 55 नौकर हो, 4-55 गाड़ी हो। बट क्या ये कल्चर होना, ये सोफिस्टिकेटेड होना, ये सिविलाइज्ड होना, क्या इससे समाज का भला होने वाला? हमने इकट्ठा कर लिया, अपने लिए कर लिया, वी आर नॉट थिंकिंग आवर नेबर्स, वी आर नॉट थिंकिंग आवर रिलेटिव, वी आर नॉट थिंकिंग अदर, क्या इससे भला होने वाला है? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जॉन गाल्सवर्दी आते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्न एज, तो मॉडर्न एज के शुरुआत में वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले या वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद तक, 1939 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, मॉडर्न एज की जो प्रॉब्लम है वह क्या है? इलिटरेसी। वह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। वह क्या है? प्रॉस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। वह क्या है? पॉवर्टी। वह क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। वह क्या है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड यू कैन से सोशलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। समाजवाद, पूंजीवाद के नाम पर लड़ाई, अध्यात्मवाद, भौतिकवाद के नाम पर लड़ाई। उसके बाद जो है इस चीज़ की लेकर के लड़ाई कि हमारे राइट्स क्या हम वर्कर ही बने रहेंगे? क्या पूरी ज़िंदगी जो है केवल सेवा ही करते रहेंगे?
हम सेवा करें और उसके बाद मज़ा जो है ओनर ऑफ द फैक्ट्री ले। तो द पीपल गॉट एजुकेशन, और जब उनको एजुकेशन मिला तो दे स्टार्टेड टू आस्क देयर राइट, दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट देयर राइट्स, जिसका रिफ्लेक्शन आपको इनके वर्क में। सो वेन एवर यू टॉक, तो रिमेंबर दैट कि जिस मॉडर्न एज को इतना सजा के किया, साइंटिफिक एज था, इंडस्ट्री का एज था, और आप कह सकते हैं मेकेनाइजेशन का एज था, अर्बेनाइजेशन का एज था। मॉडर्न एज एक ऐसा एज था जहाँ साइंस है, टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न एज एक ऐसा एज है जहाँ पर कि आप कह सकते हैं कि इवन द पीपल इवन से कि मॉडर्न एज एक ऐसा एज है जहाँ पे कि यू कैन से कि हर घर में दूध दही जैसा कहा जाता है कि लोगों के यहाँ है। नो, नॉट एट ऑन पेपर ओनली यू सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग, प्रॉब्लम ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रेस, प्रॉब्लम ऑफ यू कैन से लैंग्वेज, प्रॉब्लम ऑफ रीजन, so many issues, so many challenges we find, जेंडर इश्यूज, उन सब में लेकर के। अब मैं केवल गाल्सवर्दी पर आने से पहले मैं आपको केवल 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। एक ड्रामेटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी गिब्सन। हेनरी गिब्सन ने जो ड्रामा लिखा है उसका नाम है अ डॉल्स हाउस। अ डॉल्स हाउस का मतलब घर की गुड़िया। डॉल्स हाउस में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नोरा, NORA, और हेनरी गिब्सन जो है पहले जो है ड्रामेटिस्ट थे जो प्रॉब्लम प्ले को लिखते हैं। उन्होंने अपने इस प्ले में नोरा उन्होंने नोरा कैरेक्टर के बारे में जिक्र किया। नोरा कैरेक्टर बताया जो पढ़ी लिखी लेडी है। मैं नहीं कहता कि वह बड़े घराने से है, वह जो है अंबानी घराने से है या एक ऐसे घराने से जिसके पास बहुत पैसा होगा जो 6 लाख का पर्स इस्तेमाल करती है। नो, नॉट एट ऑल। मच डिवोटेड टू हर फैमिली, जो अपनी फैमिली के प्रति बहुत डिवोटेड है, पढ़ी लिखी है। उसके हस्बैंड वकील हैं, हस्बैंड बीमार पड़ जाते हैं। मैं पूरी कहानी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे जो है सब्जेक्ट मैटर बदलता है, लिटरेचर कैसा अपना चेहरा बदलता है, कैसे जो है पुरानी चीज़ों को हटा करके रियल लाइफ की चीज़ों को लिटरेचर में लाया जाता है। नोरा जो है काफ़ी डिवोटेड, NORA, नोरा इज़ मच डिवोटेड, नोरा इज़ मच लॉयल टू हर फैमिली मेम्बर्स। हस्बैंड उनके बीमार पड़ जाते हैं, बचने की कंडीशन नहीं है। डॉक्टर नोरा से कहती है कि अगर आप अपने हस्बैंड को बचाना चाहते हैं तो आप इनको किसी कोल्ड प्लेस पे ले जाइए, यानी हिल स्टेशन पर ले जाइए। वहाँ की क्लाइमेट इनको सूट करेगी तभी ये बचेंगे। नोरा के पास इतना पैसा नहीं है, नोरा के 2 बच्चे भी हैं। एनी हाउ वो पैसा मैनेज करती, उधार लेती है। जिससे पैसा वह उधार लेती, वह आदमी एक ऐसा आदमी है जो कि उसके साथ पढ़ा हुआ था, उससे वो पैसा उधार लेती है। शी मैनेज्ड अपने हस्बैंड को ले करके जाती है किसी हिल स्टेशन पर। उनके हस्बैंड वहाँ कई महीने रहते हैं, बाकायदा उनका ट्रीट करती है, केयर करती है, देखती है। जब हस्बैंड ठीक हो जाते हैं वह उनको वापस लेकर के आती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यह एक कहानी है जिसमें दिखाया गया कि नोरा का एक रूप है जो पति परमेश्वर के में विश्वास करती है, हस्बैंड का ख्याल रखती है जब हस्बैंड बीमार थे। अब आप हस्बैंड का रूप देखिएगा। क्रिसमस का समय है, हस्बैंड के अचानक दिमाग में आता, कुछ और भी उससे पहले चीज़ें जुड़ी है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। हस्बैंड के अचानक दिमाग में आता है कि जब मैं बीमार था तो पैसा खर्चा हुआ होगा, नोरा ने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, कैसे लिया, तो नोरा ने बताया कि मैंने यहाँ से लिया। अब हस्बैंड के दिमाग में आता है कि शायद नोरा का जो है उस आदमी से कुछ रिलेशन है, क्योंकि वह आदमी उनके साथ पढ़ा हुआ था। आदि से हस्बैंड तुरंत उसके कैरेक्टर पर शक करते हैं, और भी उसके साथ चीज़ें रही थी। उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो क्रिसमस का समय है, बच्चे जो है क्रैकर्स का यूज़ कर रहे हैं घर के बाहर, लेकिन घर के कमरे में हस्बैंड के दिमाग में दूसरा पटाखा चल रहा है जो यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये परियों की कहानी नहीं है। नोरा आपके परिवार में भी हो सकती है, उस तरह के हस्बैंड हमारे भी परिवार में हो सकते हैं, वह हमारे समाज में हो सकते हैं। आप वहाँ से जोड़िएगा। यह आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हमारे समाज की कहानी है कि कैसे सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर का बदला जा रहा, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। उसके बाद जो है होता क्या है कि नोरा ने बहुत कुछ हस्बैंड को समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन नोरा को ये चीज़ बहुत नागवार गुजरती है कि आई डिड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई हस्बैंड, एंड देयर इज़ अ डाउट
देयर इज़ अ डाउट इन द माइंड ऑफ माई हस्बैंड अबाउट माई कैरेक्टर। तो नोरा को बहुत सारा वो एब्यूज़ भी करते, लड़ाई झगड़ा होता है। नोरा कहती कि नाउ इट्स टाइम, लास्ट में वह डिसाइड करती कि मैं ऐसे घर में नहीं रहूँगी जहाँ पे मेरे अपने हस्बैंड को मेरे ऊपर डाउट है। और मैं फिर यहाँ से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, क्या मैंने ये जो किताब आई है लगभग 1878 या 1870, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ना आप सोचिए मैं एग्जैक्ट डेट, 1878 या 1706 ऐसे ही करके था, विक्टोरियन एज था। और उसी समय मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा था विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। हर जगह हर रिश्ते में डाउट था, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा था। जहाँ डाउट होगा वहाँ डिस्प्यूट होगा, और जब डिस्प्यूट होगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा, अलगाव, विच्छेद, संबंधों का अलगाव होगा। नोरा डिसाइड करती है कि मैं जो है अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ। जब अपने हस्बैंड को छोड़ने की बात करती तो कहती मैं बच्चों को भी छोड़ दूँगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि नोरा इलोप नहीं कर रही है, नोरा इज़ नॉट इलोपिंग। जैसा कि आपने देखा था कि जेसिका और लॉरेंजो ने इलोप किया था, जैसा कि आपने देखा था कि प्राइड एंड प्रिजुडिस में लीडिया और बेकहम का इलोपमेंट दिखाया गया था। नोरा इलोप नहीं करती। नोरा की वेल सेटल्ड फैमिली है, हस्बैंड है, 2 हैंडसम बच्चे हैं उसके। लेकिन नोरा कहती है नो, आइडेंटिटी, राइट, मैंने जिस परिवार के लिए किया इतना सारा, उस परिवार ने मुझे दिया क्या। अब एक क्वेश्चन लिटरेचर में उठने लगा, मेरी क्या आइडेंटिटी है। अगर मैं किसी फैक्ट्री में वर्कर हूँ तो क्या वर्कर होने के नाते मेरी आइडेंटिटी है। अगर मैंने स्वीपर के जॉब को स्वीकार किया है तो क्या स्वीपर के जॉब को स्वीकार करने पर उसकी कोई आइडेंटिटी है। अगर आईएएस होना एक आइडेंटिटी है, पीसीएस होना एक आइडेंटिटी है, प्रोफेसर होना एक आइडेंटिटी है, डॉक्टर होना एक आइडेंटिटी, इंजीनियर होना एक आइडेंटिटी है, तो क्या प्लम्बर होना आइडेंटिटी नहीं है। क्या वह आदमी जो कि जो है सब्जी वाला है, वेंडर है, उसकी आइडेंटिटी नहीं है। तो मॉडर्न एज जो शुरू होता है या विक्टोरियन एज का जो अंतिम दशक होता है वह आइडेंटिटी क्राइसिस से शुरू होता है। हाउस वाइफ होना क्या आइडेंटिटी नहीं है। इन सब चीज़ों को तो नोरा ने जो यह कदम उठाया वह समाज से क्वेश्चन करती है, अपने हस्बैंड से क्वेश्चन करती है, अपने परिवार से क्वेश्चन करती है कि जो कुछ भी मैंने किया, व्हाट्स माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी क्या, मेरी पहचान क्या, मैं अपनी पहचान के लिए मैं छोड़ सकती हूँ। तो एक उदाहरण है, और वह अंधेरे में दोनों बच्चों को छोड़ करके निकल जाती है। और पहले दिखाया जाता था कि कोई भी नारी पति को छोड़ सकती, समाज को छोड़ सकती, लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो एक ऐसा कैरेक्टर गढ़ा गया हेनरिक इब्सन की कलम से, जहाँ पे वह नारी अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपनी कुर्बानी को लोगों को बताने के लिए कि यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी अपनी जो कुर्बानी है, जो मेरा अपना सैक्रिफिकेशन है, वह कितना इम्पोर्टेंट है और आपको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आपको लगता है कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मैं आपके साथ क्यों रहूं, क्यों मैं आपके साथ रिश्ता निभाऊं, तो मैं आपके साथ जुड़ूं। सच अ थिंग बी फाइन। तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर को लेकर के राइटर आते हैं, ड्रामेटिस्ट आते हैं और नॉवलिस्ट आते हैं। उन्हीं में से एक नाम ये है। अभी मैं यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन मैं कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ कि क्यों कंटेम्प्रेरी राइटर्स, क्यों विक्टोरियन एज जरूरी है। दूसरा नाम मैं फिर से लूँगा जीबी शाह का। जीबी शाह ने आर्म्स एंड द मैन लिखा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि राइना ने आखिर सर्जियस को क्यों छोड़ दिया। पहले तो एक ज़माना था कि जिसके साथ शादी तय कर दी गई, जिसके साथ आप इंगेज हो गए, यू कांट लीव। पति परमेश्वर, और एक कॉन्सेप्ट आता था कि अगर जो है मायके से डोली उठती है तो अर्थी ससुराल से उठे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन 20वीं शताब्दी के दौरान शुरू में या 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नारियों का एक ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने पेश होता है कि वे अपनी शादी का डिसीजन खुद करती हैं। सर्जियस को शायद राइना शुरू में बहुत चाहती है, और कैथरीन पेटकाफ राइना की मां लास्ट तक चाहती थी कि राइना जो है सर्जियस से मैरिज करे, लेकिन राइना उन सब लोगों की बात को स्वीकार नहीं करती और किसका हाथ पकड़ती है, ब्लडशली का।
क्योंकि राइना का जो रोमांटिक बुखार था वह कम हो जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है और वह हकीकत से रूबरू होती है, तब जाकर के वह फिनेंशियली का हाथ थाम पाती है। तो जो कैरेक्टर का जो इस तरह से वीमेन जो कैरेक्टर लीडिंग कंडीशन में आ रही हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो डिसीजन ले रही हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम जॉन गाल्सवर्दी के साथ भी कहेंगे। सो मेरी नज़र में आप बहुत आराम से इस चीज़ को समझ रहे हैं कि विक्टोरियन एज क्यों इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न एज क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज को कवर करने की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों कंटेम्प्रेरी राइटर्स को। मैंने कल भी जिक्र किया था कि जब भी बात आएगी कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स में ड्रामेटिस्ट कौन कौन से हैं, हेनरी गिब्सन थे, डब्ल्यू पिनरो थे, ग्रैनविल बार्कर थे, जे.एम. सिंज थे, टी.एस. एलियट थे। टी.एस. एलियट जिन्होंने पोइटिक प्ले का कॉन्सेप्ट दिया था। हैरोल्ड पिंटर वगैरह बाद में आते हैं, वो तो इनके ज़माने के नहीं थे, लेकिन एलियट तक आपको चलना पड़ेगा। ख़ास करके जो जी.बी. शाह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे थे, हेनरी गिब्सन, इन लोगों ने जो जिस चीज़ को आगे बढ़ाया, उसी कारवां में एक और आदमी, एक और शख्सियत जुड़ती, एक और शख्स जुड़ता जिसका नाम जॉन गाल्सवर्दी है। उसी आवाज़ से ये भी आवाज़ मिलाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो उस समय की पोइट्री पर आप देखिएगा, उस समय की जो पोइट्री रही है, जी.एम. हॉपकिंस का आना। जी.एम. हॉपकिंस के अलावा आप किसको देखते हैं, डब्ल्यू.बी. येट्स का। डब्ल्यू.बी. येट्स की एक पोयम रही है द सेकेंड कमिंग। उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि कैसे इंसान अपनी बात को, ईश्वर के संदेशों को नहीं सुनता, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। मटेरियलिज्म का जो बुखार है वह साइंस को ही भगवान मान लिया है इंसानों ने। वो कहते हैं कि फाल्कन कैन नॉट हियर फाल्कनर। अगर आपको याद होगा कि द सेकेंड कमिंग में टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जेट, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कन, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, नियर एनार्की लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। तो जो शुरू की लाइन है वही बताती है कि कैसे एनार्की है, अराजकता चारों तरफ फैला हुआ है। वह अराजकता, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, बिटवीन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ह्यूमनिज्म की कमी, इमोशंस की कमी, जज्बात की कमी, और एक ऐसी लाइफ जिसमें कि सुकून चैन नहीं है, उस तरह की लाइफ को दिखाता है। आगे अगर आप देखते हैं टी.एस. एलियट का लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफ्रा और द वेस्ट लैंड, इन सब पे आप देखते हैं कि कुछ ऐसा ही स्पिरिट बात की गई है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का बहुत खूबसूरत पोयम है अननोन सिटीजन। उसमें तो मार्क्सिज्म बिल्कुल अपने उरूज पर है कि एक आदमी का आइडेंटिटी क्या है, जिसने सिंपल लाइफ गुजारी, जो एकदम मार्क्सिस्ट फॉलोवर था, लास्ट में गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि उसका नंबर क्या है, वह वतन की हिफाजत के लिए शहीद हो जाता है, गवर्नमेंट को पता नहीं कि हमारे देश का नागरिक है कहाँ का, उसको जो है दफना दिया जाता है, एक नंबर अलर्ट कर दिया जाता, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न लिटरेचर में, मॉडर्न ड्रामा में, मॉडर्न उसमें। और यही सेम चीज़ आप नावल में पाते हैं। जब आप किसको देखते हैं, हेनरी जेम्स को देखते हैं, जेम्स जॉयस को देखते हैं, वर्जीनिया वुल्फ को देखते हैं, एच.जी. वेल्स को देखते हैं, और लोगों के बारे में आप बात करते हैं। क्रिटिसिज्म में आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, एफ.आर. लीविस, डब्ल्यू.के. विमसाइड, क्लिंट ब्रूक्स, न्यू क्रिटिसिज्म, दीज थिंग्स, तो उन सबको मैंने बताया। नाउ आई विल टेक थोड़ा समय लूँगा एट अ ग्लास में, कुछ उनके वर्क हैं। मैं इसको आज में कोई क्वेश्चनिंग आंसर सेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो कुछ वर्क हैं जिसको लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उन वर्क्स में आपको ध्यान से सुनना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिनको मैं कहूँगा ये इम्पोर्टेंट है, डिटेल्ड स्टडी होगा, उसको आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहला कि उनका एक प्ले है जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स, आप इसे नोट कर लीजिए। द सिल्वर बॉक्स 1906 में आई है। द सिल्वर बॉक्स 1906 ईस्वी में आई है, और द सिल्वर बॉक्स यह इनका सोशल ट्रेजिडी है, फर्स्ट सोशल ट्रेजिडी। सोशल ट्रेजिडी का मतलब कि समाज की प्रॉब्लम्स को लेकर के जो है, समाज की जो समस्याएं हैं, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, क्लास स्ट्रगल, न्याय का ना मिलना, शोषण का होना, इन सब चीज़ों को लेकर के जो बात कही गई है, जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको लेकर के यहाँ पे उठाया। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द सिल्वर बॉक्स 1906। इट इज़ द फर्स्ट सोशल ट्रेजिडी ऑफ गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी का पहला सोशल ट्रेजिडी। एक उनका प्ले है जॉय, JOY, जॉय, जो 1907 में आता है। यह उनका कॉमेडी है, सोशल कॉमेडी। मतलब इसमें भी अगर उन्होंने रखा तो यह उस तरह का कॉमेडी नहीं है जैसा शेक्सपियर का है कि लव है,
अफेयर है या केवल रोमांस की बातें हैं, यूज़ ऑफ म्यूज़िक है, मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर है, रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, उस तरह की कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी में सोशल कॉमेडी ही रहेगी। एक चीज़ उनका, एक उनका प्ले है स्ट्राइफ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 1909 ईस्वी में आया है। यह फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री ओनर के बीच का जो गैप है, इकोनॉमिक गैप, उसको दिखाता है और उनके बीच की जो नाइतफाकी है उसको लेकर के बात करता है। तो यह दूसरा इम्पोर्टेंट प्ले है जो आपको नोट करना है, जिस पर मैं बात करूँगा। मैं किस पर बात करूँगा? द सिल्वर बॉक्स पर बात करूँगा, जो 1906 में आया है। यह सोशल ट्रेजिडी है। मैं जॉय पर बात नहीं करूँगा, 1907 में मैं के नाम ले रहा हूँ कि जॉय पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं द स्ट्राइक पे ज़रूर बात करूँगा। द स्ट्राइक 1909 ईस्वी में आया है, जो कि किसमें दिखाया गया है कि जो ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री हैं, जो वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री हैं, उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच के जो रिलेशनशिप है, उनका जो एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो शोषण होता है, उसको लेकर के बात की गई है। उसके बाद एक उनका वर्क है द एल्डेस्ट सन, 1909 में है। इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन फिर उनका एक प्ले आता है जस्टिस, 1910 में है। मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से अभी मैंने कहा कि मैं 3 वर्क अभी तक मैंने नाम लिया जिस पर मैं बात करूँगा, जो आपको नोट करना है। द सिल्वर बॉक्स, सोशल ट्रेजिडी, 1906। एक दूसरा प्ले है स्ट्राइफ, STRIFE, स्ट्राइफ, 1909। तीसरा प्ले है जस्टिस, 1910। इन तीनों पर मैं बात करूँगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक उनका है, हाँ, जो जस्टिस है उसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी और जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिज्म है उसकी चीज़ों को लेकर बात की गई है। ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड इन माय बुक, पेज नंबर 115 पर। लेकिन आपको नोट करने का जो काम करना है, जो बताया जा रहा है वही नोट करना है। उसके अलावा एक उनका और है वर्क द फ्यूजिटिव, 1911 ईस्वी में आया है। इट डील्स विद द अनहैप्पी मैरिज इन द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरह की मैरिज हो रही है उसमें अनहैप्पीनेस क्यों है, क्यों नहीं मैरिज सफल हो रही है, क्यों? चूँकि मटेरियलिस्टिक लाइफ है, लस्ट है, पैशन है, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड, उसको लेकर के बात की गई है। एक उनका और वर्क है द पिजन, PIGEON, 1911 ईस्वी में है। इट डील्स विद द सोशल डिटीरियोरेशन। समाज में कैसे चीज़ें जो है आप कह सकते हैं सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, सामाजिक जो मूल्य है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के बात हुई है। द पिजन को लेकर के बात हुई है। बाकी द फ्यूजिटिव मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद द मॉब है। मॉब एक विद्रोही भीड़ को कहा जाता है, प्ले है। इन सब पर मुझे कोई बात नहीं करनी है, जिस पर बात करनी मैं ठहरूंगा, मैं उसको रिपीट करूँगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। द फाउंडेशन है, या उनका कॉमेडी है और साथ ही साथ यह क्लास डिवीज़न को लेकर के बात करती है। फाउंडेशन में क्लास डिवीज़न को बात किया गया है। एक उनका प्ले है द स्किन गेम। मैं स्किन गेम पर बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। द स्किन गेम 1920 में आई है। इट डील्स विद द ओल्ड इस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास। जो पुराने पैसे वाले हैं, रईस ज़्यादे हैं, और जो अभी नए जिन लोगों को, नए रईस ज़्यादे या जिनके पास पैसा आया हुआ, उनकी सोच को दर्शाता है, उनके बीच के अंतर को बताता है। तो मैं इस पर भी बात करूंगा। सो यू फाइंड व्हाट you find it deals with the old established aristocracy and new rich manufacturing class, so it deals, इस पर भी मैं बात करूँगा। द स्किन गेम ये चौथा है। अ फैमिली मैन, इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। एक और नेक्स्ट है वर्क प्ले है उनका लॉयल्टीज, इस पर मैं बात करूँगा। लॉयल्टी, LOYALTIES, लॉयल्टीज। इसमें रेशियल प्राइड है, नस्ल भेद को लेकर के, कि मैंने बताया था कि मॉडर्न एज में रेशियल इशू भी बहुत ज़्यादा है। और जो आपका ओथेलो जो ड्रामा शेक्सपियर का था उसमें भी नस्ल भेद का जिक्र किया गया है, रेशियल इशू, कलर फीलिंग का। सो लॉयल्टीज़ को मैं लेकर के बात करूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। 1922 ईस्वी में आई है। फिर एक उनका जो है वर्क है विडोज, जो 1922 में आता है, जिसमें एक औरत जो है इलिजिटिमेट चाइल्ड को जन्म देती है और उस इलिजिटिमेट चाइल्ड को कैसे जो है सोसाइटी लेती है और उस औरत का क्या बिहेवियर, इसको लेके बात की गई। इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन इसको लेके बात की गई है।
उसके अलावा उनका वर्क है द फॉरेस्ट है, द ओल्ड इंग्लिश मैन, यह एक कॉमेडी है, द वाइट मनी है। ऑल दीज वर्क उनके वर्क हैं, इस पर कोई बात नहीं करना है। हाँ, आप इसको लिखे द ओल्ड इंग्लिश मैन, आप लिख लीजिएगा, हो सकता है मैं इस पर कुछ बात करूँ द ओल्ड इंग्लिश मैन पर। नेक्स्ट वर्क है द शो, ये जर्नलिज्म को लेकर के बात करता है। नेक्स्ट वर्क है द सिल्वर स्पून, मैं सिल्वर स्पून पर बात करूँगा। द सिल्वर स्पून एक कॉमेडी है, इस पर मैं बात करूँगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक और उनका वर्क है द स्केप, अ साइलेंट विंग, पासर बाई, द रूफ। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि मेरी बुक पेज नंबर 116 और 15 का मैं एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। तो जितनी चीज़ों को मैंने कहा मैं बात करूँगा वो रहेगा। इसके अलावा जिस पर और मैं बात करूँगा वो है द फोर साइड सागा, ये आप नोट कर लीजिएगा। फोर साइड सागा में जब मैं बात करूँगा तो उसमें जो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पर मैं बात करूँगा, लॉयल्टीज़ पर मैं बात करूँगा, तो मैं फिर से बता दूं कि मैं किस पर बात करूंगा। द सिल्वर बॉक्स पर मैं बात करूंगा, स्ट्राइक पर मैं बात करूंगा, जस्टिस पर मैं बात करूंगा, स्किन गेम पर मैं बात करूंगा, लॉयल्टीज़ पे मैं बात करूंगा, द ओल्ड इंग्लिश मैन पर उम्मीद है कि मैं बात करूंगा, डिटेल में मैं बात करूंगा, फोर साइड सागा पर मैं बात करूंगा, द सिल्वर स्पून पर मैं बात करूंगा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पर मैं बात करूंगा, लॉयल्टीज मैंने पहले ही बताया था। ऑल दीज थिंग्स आई विल टेक इन डिटेल्ड वे। तो इन दिस वे यू कम टू नो कि नाउ टुडे आई हैड गॉन स्पेशली हिज एज, हिज कंटेम्प्रेरीज, क्योंकि उनकी किताब पर अगर हमें बात करनी है, उनके वर्क पर अगर हमें बात करना है तो आपको पहले से माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि सच अ टाइप ऑफ थीम, सच अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर यू विल गेट या यू विल कम टू नो। इस तरह का थीम या इस तरह का सब्जेक्ट मैटर आपको मिलेगा, एक चीज़। दूसरा चीज़ कि सैटरडे और संडे के लिए आप तैयार रहिएगा फॉर व्हाट, फॉर ओरल टेस्ट ऑन सैटरडे एंड संडे शेक्सपियर पर। 2 दिन मैं केवल ओरल टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अगर किसी का कोई सजेशन या कोई क्वेरी हो तो यू कैन गिव, अदरवाइज मैं इसको कंक्लूड करूँगा और आप Sir, लोग would you क्लास से please, रिलेटेड फीडबैक दें। sir, would you please mention the names of the dramas that you take uh, categorically, means one by one? शेक्सपियर का जी सर। you are talking Yes, about Shakespeare? या या Remember that, yes, yeah, sir. remember that when I talk about Shakespeare, first I will go about his age and contemporary writer. जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया था, तो फर्स्ट डे जो मैं टेस्ट लूँगा वो फर्स्ट डे का टेस्ट 2 हिस्सों में रहेगा। 2 हिस्सा कौन सा रहेगा? शेक्सपियर का एज, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स, मतलब एलिजाबेथन एज पर मैं बात करूँगा। एलिजाबेथन एज में मैं और खुलासा करता हूँ, मैं एडमंड स्पेंसर पर बात करूंगा, फ्रांसिस बेकन पर बात करूंगा, सर फिलिप सिडनी पर बात करूंगा। शेक्सपियर से पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं मैं उस पर बात करूंगा। मैं रिनेशा पे पूरा मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं शेक्सपियर की बायोग्राफी को मैं लूँगा, बायोग्राफिकल स्टडी को मैं लूँगा, कैसे उनका जन्म, उनका फादर, मदर, वाइफ, बच्चे, उसके बाद उनका जो है कौन कौन से थिएटर ज्वाइन किए, उनका कौन कौन सा वर्क कैसे पब्लिश होता है, क्या इम्पोर्टेंट है। ये मैं जो है कोशिश होगी कि इस संडे में यहीं तक मैं रुक पाऊँगा, यहाँ तक मैं कर पाऊँगा। अगर मेरे पास समय बचता है तो उसके बाद उनके वर्क में पहले मैं 4 ट्रेजिडीज़ को कवर करूँगा, पहले मैं उनके 4 ट्रेजिडीज़ को कवर करूँगा। क्लियर हुआ इतना? और अगर आपको और Yes, समय मिलता, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कॉमेडीज़ में आपको ध्यान में रखना कि कॉमेडीज़ में एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि ट्रेजी कॉमेडी है, 12th नाइट। कॉमेडीज़ में मैं इन्हीं 3 कॉमेडीज़ पर, रोमांस में मैं द टेम्पेस्ट को, रोमन प्ले में जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, रोमियो एंड जूलियट, इस पर कुल मिला के 11 से 12 प्ले तक ही जो है शेक्सपियर का मैं हमेशा डील करता हूँ। बाकी जनरल क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाते हैं जो उनके कई जगहों से उनके आ सकते हैं, वो तो अलग जगह है। लेकिन जब आप वर्क की बात करते हैं तो शेक्सपियर को स्टडी करने का मतलब कि शेक्सपियर का एज, एलिजाबेथन एज 1558 से 1630, उस समय के 3 बड़े राइटर फ्रांसिस बेकन,
एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, शेक्सपियर से पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनके राइटर्स, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, पूरा रिनेशा उसके बारे में, फिर शेक्सपियर की बायोग्राफी कब पैदा हुए, कब मरे, बीवी बच्चे परिवार, लूसी फैमिली का जो जिक्र है शेक्सपियर के ऊपर, जो क्रिटिक्स हैं, उसके बाद शेक्सपियर कैसे थिएटर को ज्वाइन करते हैं, फिर उनके कौन से वर्क आते हैं। डॉक्टर डाउटन ने उनके लिटरेरी करियर को 4 भागों में बांटा, क्यों बांटा, क्या नाम दिया, जो मैंने पढ़ाया था मैं उन सबको एक एक करके आऊँगा। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर। बाकी उनके वर्क को मैंने बता दिया कि 4 ट्रेजिडीज़ होगी, कॉमेडी में एज यू लाइक इट है, 12th नाइट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, रोमांस में द टेम्पेस्ट है, और आपका जो है रोमन प्ले में जूलियस सीजर है, एंटनी और क्लियोपेट्रा है, रोमियो एंड जूलियट है। अगर कुछ बचेगा तो हिस्टोरिकल प्ले में कुछ करा सकते हैं। एनी क्वेरी और एनी सजेशन रिगार्डिंग टूडेज क्लास? यू कैन सैटरडे में से सर बायोग्राफी और सर एलिजा बेदन एज और कंटेम्प्रेरी राइटर होंगे ना सर? जी, सैटरडे और संडे में, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन बनेगा 2 दिन में। सर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों रहेगी सर? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का मतलब अभी नहीं, अभी आपको जो तैयार, हाँ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कॉमेडी एक मैंने आपको सिलसिला बता दिया, आपको इतना पढ़ना है शेक्सपियर पर। अब उसमें से कितने क्वेश्चन हम लोग पूछ पाते हैं, फर्स्ट डे कितना होगा, सेकेंड डे कितना होगा, उसके अगले वीक में हम लोग कितना कर पाते हैं, ये सब बात की बात है। लेकिन आपको इतना पढ़ना है, शुरुआत आपको वहीं से करनी है। एंड रिगार्डिंग टूडेज क्लास प्लीज सेंड योर फीडबैक इन ग्रुप।